जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो 1 लिख के राइट करें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं कि ना किस तरीके से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये वो जाहिर बात है, अब आपका सेकंड वीक है तो हर टीचर जो वो अपने लिहाज से कुछ ना कुछ डिस्कस कर चुका होगा। और उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी लास्ट टाइम 20 तक हो गए थे हमारे स्टूडेंट, 4 और स्टूडेंट हैं तो वो भी इस बात को सुन सकेंगे। ठीक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, उसके अलावा ये कि ना इसका नाम, हमारे कोर्स का नाम, तो डबल ICT का वर्ड आप देख रहे होंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कि डबल ICT किसको कहते हैं। तो खैर एक हम ऑफिशियली डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि ये इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि स्टार्ट में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही कहा जाता था जब सिंपल कंप्यूटर था, लेकिन जब नेट आया तो कम्युनिकेशन भी उसमें ऐड हो गया। तो अब आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन वो सिंपल मतलब एक चंद नेटवर्क तक ही महदूद नहीं रही है, बल्कि वो कम्युनिकेट हो जाती है इजीली इंटरनेट के बेसिस के ऊपर। तो इसलिए इसका नाम जो है वो, और हम ये चीज़ भी देखेंगे, नेटवर्किंग भी देखेंगे। लेकिन एक्चुअली ये बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, तो इस हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि ये अगर आप देखें तो ये एक तरह से समरी है, समरी ऑफ BSCS, जो कोर सब्जेक्टिव के अंदर जो है वो है हमारे पास। तो ये जो है तमाम उन सब्जेक्ट का समीक्षण है जो कि आप आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगले जो है 3 साढ़े 3 साल के अंदर ये पढ़ रहे होंगे। तो इसके आस्ते इसके यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप लोगों को जो है वो आगे चल के डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोडक्शन होती है तो इसको जो है हर टीचर और हर ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसको इसीलिए समझा जाता है कि ये एक तरह समराइज होती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की ना। ठीक है, तो अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने कहा था ये जनरल बात है कि ये मिड टर्म एग्जाम जो है वो 25 के होंगे, फाइनल जो है वो 40 का होगा। तो ये तो कांस्टेंट है। बाकी ये क्विज और असाइनमेंट आप थ्रू आउट जो देते रहते हैं तो वो आपके पास 5 और 5 10 मार्क्स के हो गए। लैब वर्क और प्रोजेक्ट हम लोग एक साथ ही कंसिडर कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट के अंदर जो है फिर वो तो, आप लोगों को डेमो भी देना होता है, दिखाना भी होता है साथ में। आपने खुद बनाया होता है तो कुछ चेंज वगैरह भी उससे रिलेटेड कोई ना कोई बात आपसे पूछ ली जाती है। तो इसलिए वो लैब वर्क के अंदर यानी प्रैक्टिकल के अंदर आ जाता है। फिर आपके पास जो क्लास डिस्कशन है। ठीक है, ये मैंने कहा जब ये आपको बता ही दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये तकरीबन पूरे जो है वो 100 जो है वो मार्क्स की ही हो रही है। 25, 40 सही है, 5, 5, 5 सही है, 15 ये टोटल जो है, और 5 सही है, ये टोटल जो है वो आपके पास 35 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास पूरी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो गई है 100 मार्क्स की। तो ये एक बात, अभी थोड़ा सा मुझे और डेटा आपसे लेना था स्टूडेंट से कि जिन लोगों का जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है तो वो जो है वो F लिख दें। F मीन्स बिल्कुल फ्रेश होंगे, यानी पहली दफ़ा डबल ICT जो है वो आप स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि ये प्राइवेटली मैसेज होता है तो कोई देख नहीं पाएगा। सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई जो है वो सीनियर है, सीनियर का मतलब वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ चुका है, तो वो जो है, क्योंकि ये भी प्राइवेट मैसेज है, सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा, तो उसमें आप S लिख सकते हैं। सही है, तो S से ये पता चल जाएगा आप सीनियर हैं या एक दफ़ा आपने जो है अटेम्प्ट किया हुआ है। तो इसमें कोई बात नहीं है, अक्सर सीनियर हो जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, चलिए सीनियर्स भी आ गए और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो फ्रेश स्टूडेंट्स भी आ गए। ठीक है ना, ये दो टाइप के स्टूडेंट्स हो गए। अगेन कुछ स्टूडेंट न्यू ज्वाइन करे तो अगर आप लोग
थोड़ी सी मेरी हेल्प करें कि अगर आप सीनियर, क्योंकि मुझे क्लास को लेके जो है उस हवाले से ही चलना हो रहा होता है। तो अगर आप सीनियर हैं या फिर आप फ्रेश हैं तो एफ, फ्रेश की सूरत में आप एफ राइट कर दें, और सीनियर की सूरत के अंदर जो है वो आप एस राइट कर दें। ठीक है। ठीक है, थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि आप में से कोई मुझसे, अच्छा सही। अच्छा अब ये बताइए कि आप लोग जो है वो, सही है कोई बात नहीं, थैंक यू। जीएसटी वगैरह आपने पढ़ा था, कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जो मुझसे प्रीवियसली, जैसे अभी इन्होंने बताया एक स्टूडेंट ने कि मुझसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो आप में से कोई और ऐसा है जिसने कोई और सब्जेक्ट पढ़ा हो मुझसे, तो वो, नहीं अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की मैंने। आप में से कोई और है जो कि अभी जो है मुझसे कोई और सब्जेक्ट पढ़ चुका हो, तो वो जो है वन लिख दे। अगर कोई और सब्जेक्ट कभी भी पढ़ चुका है तो वो वन राइट कर दे। मुझसे कोई और सब्जेक्ट कभी भी पढ़ चुका है तो वो वन राइट कर दे। जैसे एक ने ना, ठीक है, अच्छा, नो प्रॉब्लम, चलें ठीक है। अच्छा अब जो है वो हम बात ये कर रहे थे कि इस अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट फ्रेश हैं, एक आध स्टूडेंट ऐसा है जो कि सीनियर है। अगर आप सीनियर भी हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सीनियर्स के लिए जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको अंदाजा नहीं, चले पहले मैं आपको वो मोटिवेट कर देता हूँ। सीनियर बहुत वजह से हो सकता है, आपका जो ड्रॉप आउट हो गया हो, आपका जो है वो कोई और इश्यू हो, आप लोगों के जो है नंबर कम आ गए हो, सेमेस्टर फ्रीज हो गया हो। ये हमेशा नहीं होता कि आप जो है वो 60 से आपके मार्क्स कम आए। तो मैं इसकी कभी डिटेल में भी नहीं आऊँगा। वो आप अपने तौर पे शेयर करना चाहें एज अ टीचर तो कर सकते हैं, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप लोग जो है वो, मतलब जैसे इस वक्त क्लास में सीएस के स्टूडेंट हैं, तो जितने भी सीनियर्स हैं वो सीएस से भी थोड़ा आगे निकल चुके होते हैं, कंप्यूटर साइंस से भी, क्योंकि वो एक दफ़ा जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ चुके होते हैं। तो अब वो वाली बात जो मैं कह रहा था आपको कि आप जो है वो इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर ए बड़ी आसानी से ला सकते हैं कि अगर कोई सीनियर है, एक दफ़ा भी पढ़ चुका है, इसको किसी हद तक भी पढ़ चुका है, तो उसको सिंपल रिवाइज करना होता है। ऑलरेडी आपकी मेहनत थी, किसी वजह से जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, किसी वजह से 60 से कम रह गए, अब आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको तो खाली रिवाइज करना है। तो मेरे अपने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, जो मुझसे डबल आईसीटी या पीएफ पढ़ चुके हैं और उन्होंने दोबारा पढ़ा है। और क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से वो रह गए थे, तो उन्होंने क्या करा, शुरू से एक तरीके से हर क्लास उनके लिए रिवीजन थी, की मेहनत। और बाय नेम मैं जो हूँ ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि मतलब डबल आईसीटी या पीएफ में एक दफ़ा वो नहीं क्लियर कर सके, और दूसरी दफ़ा उनको जो है उनका ए ग्रेड आ गया। बाई नेम बता सकता हूँ मैं, बाई उससे बता सकता हूँ कि जी ये स्टूडेंट्स हैं और आपके सीनियर हैं। तो आप लोग जो है ना लकी हैं जो कि दे रहे हैं। हालांकि लक इस लिहाज से नहीं कि आपका थोड़ा सा टाइम और जो है वो पैसे तो ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन आप लकी इस लिहाज से हैं कि अब जो है वो आप अगर गए ए ग्रेड के लिए, तो 87 जो है वो आपके पास बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि आ जाए। तो अब जैसे बता रहा हूँ, बी प्लस ए ये तो नॉर्मल आ ही जाता। तो जो भी सीनियर थे या जिन्होंने भी एस राइट किया था, या जो भी किसी वजह से ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर सके, तो वो जो है अब फोर राइट करके मुझे बता दें कि उनको मेरी बात समझ में आ रही है। गुड। ये मैं जो है ना सीनियर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। सही है, तो ठीक है, गुड। तो ये जो चार लिखा है इसका मतलब ये जो है लेके आना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है। और जो लोग अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि वो जो है उनका रिपीटिशन है या नहीं है, तो ये मैंने जैसे कहा था कि प्राइवेटली मैसेज है वो चाहें तो लिख सकते हैं,
लेकिन नहीं भी लिखना चाह रहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको जो है वो मोटिवेट ही करूंगा अगर कभी आपने मुझसे जिक्र करा, बल्कि मैं मेथड भी बताऊंगा कि कैसे जो है वो। सबसे पहले आपका तो यही मेथड है कि आप जो है वो बहुत इजीली जो है बस रिव्यू स्टार्ट कर दें। आपका बी प्लस और एक कहीं नहीं है। अच्छा जनाब, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई। वेबसाइट जो सीनियर है उनको पता है, जूनियर के लिए मैं रिपीट करूंगा, जूनियर बल्कि सभी के लिए अभी रिपीट कर देता हूँ। लेकिन आप जो है ना वो पढ़ लेंगे लैब के अंदर। क्या क्या पढ़ रहे हैं लैब में? आप लोग पढ़ लेंगे CSS, HTML5, सोन, जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली ये स्टैटिक वेबसाइट इससे बनाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सीनियर को पता है कि कैसे बनती है। तो इसमें ये होता है कि डिज़ाइनिंग आपकी देखी जाती है कि आपकी डिज़ाइनिंग बेस्ट है, तो वो कोड जो है वो, और आपके पास जो है बेस्ट 3 प्रोजेक्ट्स आपके हर क्लास से सेलेक्ट हो रहे होते हैं और वो आगे जाते हैं। तो आगे जाने का ये मतलब है कि अगले फिर सेमेस्टर कंपटीशन होता है, सही, हर क्लास का पूरे सेमेस्टर का, तो उसमें फिर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो वो फर्स्ट 3 आते हैं तो उनको अवार्ड भी होता है। तो ये आपको एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए होती है। तो ये स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है कि आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं है, बैक एंड पे कोई डेटाबेस नहीं है, और आपने जो कुछ भी है उसको डिजाइनिंग वहीं पे करनी है। यानी कि रन टाइम के ऊपर जो होती है चेंजेस ज़्यादा नहीं होती होती है, इसलिए इसको स्टैटिक कहते हैं। डायनेमिक जो होती है वो वही होती है जिसमें जो चेंजेस होती होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने जिस तरीके से बात की थी कि हमारे पास जो ये पूरी समरी है, तो अगेन वो जो सीनियर्स हैं उनको पता है इस बात को, लेकिन क्योंकि ये है स्पेशली जूनियर्स के हवाले से भी और बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स के भी हवाले से है, तो ये हम उसी तरीके से ही करेंगे जैसे कि हमारे पास होना चाहिए। और हमारे पास जो वो ये है, इस वक्त जिसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने हर सब्जेक्ट को जो है वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि डेटा जो है वो मैनिपुलेशन, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ये भी आपके पास एक सब्जेक्ट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, हर एक को। एल्गोरिदम्स भी एक सब्जेक्ट है, सही है। और वो जो है डेटा स्ट्रक्चर के बाद जो है वो पढ़ाया जाता है। उसके अलावा है एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सही। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इसलिए थोड़ी डिटेल दी जाती है क्योंकि प्रोग्रामिंग तो मेन आपके पास एक कोर पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन का या बैचलर प्रोग्राम का। फिर जैसे जैसे ये 8 क्लासेस तक होती है, 8 क्लासेस के बाद एक मिड टर्म आता है। मिड टर्म 25 मार्क्स होता है, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है कि आपका जो वो ए ग्रेड आना है या नहीं आना। लेट्स सपोज अगर वो 25 पर आपके पास जो 20 आ गए तो इसका मतलब आपका ए ग्रेड का जो है चांस करीब हो जाता है। अगर 24 आ गए तो और करीब हो गया, लेकिन अगर दूर होते गए 15 वगैरह हो गए तो इसका क्या मतलब होता है कि आप जो है वो ए ग्रेड से दूर हो रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बी प्लस की रेंज में होते हैं। तो इसके अलावा जो है वो डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स और एआई, ये जो है आपके पास, ये कौन से वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये जो मिड टर्म के बाद आप डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। लेकिन एक्चुअली ये वो तमाम सब्जेक्ट हैं जो आने वाले आपके जो सेमेस्टर है उसके अंदर आपको वो सब्जेक्ट वाइज जो है ना, कोर्स वाइज, ये आप लोगों को मिलेंगे। डेटाबेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है तो एक चैप्टर, लेकिन आगे ये कोई कोर्स बनेगा आपका जाके डिफरेंट सेमेस्टर्स में। इसलिए इसको जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती है इस कोर्स को। और वो जो है कोशिश यही होती है कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हर सब्जेक्ट के वो क्लियर किए जा सके। अगेन इसका नाम इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन है, लेकिन हर चीज़ की ये इंट्रोडक्शन है। फिर आपके पास तकरीबन आप जो है वो 12 वीक के बाद जो है पूरे एक डेमोज वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। सही है, तो ये टीचर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो उसमें फिर आपको ये पहले से बता दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी वर्क आपने इस वक्त कर लिया होता है इस वक्त तक। मिड टर्म के फौरन बाद ही समझ लें प्रोजेक्ट डेमोज वगैरह स्टार्ट, मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर आपकी वर्किंग जो है स्टार्ट तो वैसे यहीं से हो रही होती है जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो है मेन स्टार्ट हो जाती है। और फाइनल एग्जाम से एक वीक पहले या 2 वीक पहले तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2 वीक पहले आप जो है फारिग हो जाते हैं प्रोजेक्ट से, और इसके तमाम मार्क्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक पार्ट है, ये तकरीबन हर आपको सब्जेक्ट में मिलेगा। और इसमें ये होता है कि आपके पास 20 मार्क्स तो सॉलिड ही होते हैं, तो उसमें ज़रा सी मेहनत होती है, लेकिन ये 20 मार्क्स से आगे जाता है, ये आपको आगे लेके जाता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट स्टूडेंट ने खुद बनाया है, तो ये पीएफ का लेट्स सपोज खुद बनाया है, तो पीएफ के पेपर में क्या आना है, पीएफ के पेपर में फाइनल में क्या आना है, प्रोग्राम आना है। क्योंकि उसने खुद बनाया होता है तो उसकी इतनी अच्छी लॉजिक हो जाती है कि पीएफ की प्रोग्रामिंग का पेपर है वो
फाइनल पेपर जिसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक नहीं होता, प्रोजेक्ट तो आप लोग पहले ही दिखा चुके होते हैं, लेकिन फाइनल पेपर उसका इतना अच्छा हो जाता है। रीजन वही है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसने एक पूरा प्रोजेक्ट बना के वो बैठा हुआ है, बच्चा उसने मेहनत की हुई है उसके अंदर, तो वो उसका रिजल्ट जो है वो फाइनल में मिल रहा है आपको। तो आप अंदाजा करेंगे फाइनल का क्या मतलब हो गया। फाइनल का ये मतलब हो गया, ये प्रोजेक्ट बनाने का क्या मतलब हो गया कि 20 + 40 यानी कि 60 मार्क्स जो उसके कहीं नहीं गए। अब 60 में उसकी लगे 55 वगैरह देखे हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन अगर कोई यूज़ कर लेता है, या प्रोजेक्ट खुद बना लिया, उसमें उसकी कोई चेंजेस हुई वो टीचर के सामने कर दी, तो उसके प्रोजेक्ट के नंबर आ गए फुल फ्लज, और फिर उसके बाद जो 40 मार्क्स का होगा वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करें आप लोग कि आगे भी कोई सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बना लें। प्रोजेक्ट बना लें तो फिर आपका जो है वो 60 मार्क्स, 60% मार्क्स में आप जो है गेन कर लेते हैं। बाकी कोई असाइनमेंट्स और मिड टर्म इन चीज़ में ला के आप 87 कवर अप कर सकते हैं। स्पेशली मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी आपके पास लैंग्वेजेस आएंगी जिसमें आपने जो प्रोजेक्ट बनाना होगा और आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। जैसे अभी आप लोगों के लिए C# है, तो उसमें तरीका यही होता है कि पहले से आप इतनी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रोग्राम बनाएं, फिर जाके जो है ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं और लास्ट में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही होती है। ठीक है, पहले उस लैंग्वेज की तरफ जाया करें जो लैंग्वेज जो है वो आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ रही। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको C# पढ़ना पड़ रही है, लेकिन C# का वो डिफरेंट एंगल से होती है। उसमें स्टार्ट ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से लिया जाता है, तो उससे जितना ज़्यादा यूज टू होते जाएंगे आप जो है मार्क्स गेनिंग। तो इससे बेहतर है कि आप वीकली बेस पे लैब्स का इंतज़ार करते हैं, या आप जो है वो उधर क्लास का इंतज़ार करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप उसके साथ साथ अपनी भी स्टडी जारी रखें। और बहुत सारे लोग ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं यूट्यूब वगैरह में। अच्छा, अब जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हर कंप्यूटर की, इसमें जो है वो बताने का ये पर्पज है कि ये कैसे जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है एक कंप्यूटर इज अ मशीन एंड नॉर्मल मशीन इज अ मशीन। तो अगर आप देखें नॉर्मल मशीन और कंप्यूटराइज जो आपके पास वर्जन है, उसमें कहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा होता है, तो उसमें जो मेन डिफरेंस आ रहा होता है वो इन कैपेबिलिटी के अंदर आ रहा होता है। कुछ कॉमन मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहली बात ये कि कंप्यूटर भी एक मशीन है और आम मशीन भी एक मशीन है। फैन है तो एक आपके पास मशीन है, ठीक है। लेकिन फैन जो है वो क्या डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। सिर्फ कंप्यूटर आपके पास एक ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी मशीन है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो डिजिटल डाटा को डिजिटल इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, और आपको अगर आप चाहें तो प्रिंटेड फॉर्मेट में भी आउटपुट दे देता है। तो ये पहली जो है वो डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की और कोई मशीन नहीं बनी, अभी सिर्फ कंप्यूटर ही। दूसरी बात ये कि ये जो इंस्ट्रक्शन के हवाले से वर्क करता है, जो इंस्ट्रक्शन आप उसको दे दें, आप बोलें जी 87 से जो ग्रेटर है वो फेल है, तो ये क्या करेगा, सबकी परसेंटेज कैलकुलेटर करेगा और 87 से जो ग्रेटर है उसको फेल लिख देगा। क्यों? आपने कहा। लेकिन आपसे जो गलती क्या थी, आपकी गलती ये थी कि आपने जो है ना वो ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। हालांकि आपको लेस देन का लगाना चाहिए था कि लेस देन 87 है तो वो सारे पास है। सही। तो ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन, ये कभी क्या पता ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो जाता है। और टाइपिंग मिस्टेक का क्या असर होता है, तो इस किस्म की जो एरर्स हैं वो कहलाती हैं लॉजिकल एरर्स। अब उसमें कंप्यूटर का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो ह्यूमन बींग का, उसके अपने लॉजिक में गलती की थी। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ग्रेटर देन 33 जो है वो फेल है, तो ये तो अब उसने कहा ना, ग्रेटर देन 33 उसको चाहिए था, वहाँ लिखता पास है। ये बात जिन लोगों को क्लियर हो रही है वो लोग जो है वो फ्री राइट कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कौन लोग मेरे साथ है। तो मैं नाम भी देख रहा हूँ ना आप लोगों के। अभी मुराद ने करा है, इश्ताक ने करा है, साकिब ने करा है, उस्मान ने करा है। सही है। और कोई बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मकान ने करा है, कायनात ने करा है, फहद ने करा है, काजिम ने, सब जो है ना वो राइट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग बच्चे रह गए वो भी अभी राइट कर रहे हैं। हाँ, तो ये पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। क्योंकि एक भी राइट नहीं कर रहा होता ना, तो सब थोड़ा सा माइंड में रहती है ये बात कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो सयाम का भी आ गया गुड, और कोई है रह गया?
चलो नहीं करा तो नहीं करा, अब आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन ये आपकी जो फीडबैक होती है, फीडबैक आपको ये बता रही होती है कि आप जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैंने बात कौन सी की, अभी मैंने जो आपको जो है कंप्यूटर के अंदर और एक जो आर्म डिवाइस है उसके अंदर डिफरेंस करा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि समझ आ रही है बात या नहीं आ रही। अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है काशिफ, इसके लिए जो है एक तो सबसे अच्छा ऑप्शन रिकॉर्डिंग का, और एक ये है कि आपने अब क्योंकि लिख दिया तो मैं इसको दोबारा भी समझाऊंगा। मैं ये कह रहा था कि कंप्यूटर और आप जो है आम मशीन के अंदर क्या डिफरेंस देखते हैं। पहली बात तो ये कि दोनों मशीन है तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन मसला ये कि उनकी वर्किंग में डिफरेंस है। एक फैन के अगर आप एग्जाम्पल लें तो कंप्यूटर जो है आपका डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, फैन नहीं कर सकता। काशिफ बात समझ में आ रही है? काशिफ अंसारी आपको बात समझ में आ रही है? काशिफ, हाँ अब जरा सुनो। तो दूसरी बात ये वर्किंग करता है आपने बोला भाई मैं एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर 33 से ग्रेटर वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, और 33 से लेस जो वो पास हो जाए। अब ये आपने कहा तो वो तो वही करेगा, हालांकि गलती आप क्या कर रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल। आपने ये लिखा है कि अगर जो है 33 मार्क्स हैं या परसेंटेज बन रही है, ग्रेटर बन रही है उससे, तो आप जो है वो प्रिंट कर दें फेल। तो उसने तो कर दिया फेल, लेकिन दूसरी दुनिया इस बात को तस्लीम नहीं करेगी ना, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी। तो ये वाली एरर जो है कहलाती है लॉजिकल एरर, क्योंकि ये आपकी अपने लॉजिक की है ना। कंप्यूटर क्या करे यहाँ पे, तो हार मान लेगा। तो यही बोलेगा भाई यूजर की मर्जी है, भाई वो अगर चाह रहा है कि 33 से जो ग्रेटर है वो फेल लिख दो, तो मैं तो लिख देता हूँ जाकर। वहाँ पे कोई अगेन वो कोई ह्यूमन तो नहीं बैठा हुआ तो बोले रुके रुके ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें। तो ये कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो है यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब जो है हम बात करते हैं स्टोरेज की, डेटा को स्टोर रखना। तो ये जो है स्टोरेज की कैपेबिलिटी, ये हमारे पास। अच्छा पहले एक डेफिनेशन जो है, अच्छा हाँ, क्योंकि नए फ्रेश स्टूडेंट आता है तो देखें यूनिवर्सिटी में एक चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब कुछ सीनियर्स भी हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप लोग इंटर पास करके आते हैं, आप तो क्या प्रैक्टिस करके आते हैं, वही प्रैक्टिस करके आते हैं जो पढ़ाई भी होती है, कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितने 5 से 6 पेजेस का होगा, और 3 घंटे में आपने जो है 5 अटैम्प्ट करने होंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसका मतलब जो है वो ये हो गया कि टोटली जो है मोर देन 50-60% जो आप रट्टा सिस्टम के ऊपर चलते हैं। उसमें अगर जहन से एक सेंटेंस बीच में से निकल गया कि आपको अच्छे तरीके से याद नहीं हुआ टाइम के लिए, तो अब फिर वो जो आप वो सोचने में गुजार देते हैं कि क्या था। तो यूनिवर्सिटी में क्योंकि आपके पास इंटर से ज़्यादा पेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप इसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि आप जो है वो हर चीज़ को रट्टा लगाएं। और बेसिक जो यूनिवर्सिटी का पर्पस होता है वो ये होता है कि प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाया जाए बच्चे को। तो उसमें जब आप उस तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें जो लर्निंग प्रोसेस बढ़ाया जाता है। लर्निंग का क्या मतलब है, रट्टे में पता नहीं चलता कि क्या है, रट्टा जो है वो भुला देता है आपको। आपको यही नहीं मालूम होता कि आपने जो उसमें पढ़ा क्या है। लेकिन जब आप खुद अपने अल्फाज से कोई आंसर लिख रहे होते हैं या आपने अपना समझा हुआ आंसर अपने ही अल्फाज में राइट किया होता है, तो वो आपकी जो है नॉलेज बनती है। ठीक है, यानी अगर मैट्रिक में आपने लेट्स सपोज ये इंटर के अंदर किसी चीज़ का जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी क्वेश्चन का रट्टा लगा के चले गए थे और वहाँ जो है लिख दिया था, तो अब अगर उसमें चले आपके नंबर भी आ गए थे, रट्टा आपने बड़ा अच्छा लगाया था। अब मैं आपसे किसी से पूछूं जिसने भी उस क्वेश्चन का रट्टा वगैरह लगाया था कि आप ये बताएं, या आप जो है वो इसको रिवाइज करके बताएं एक दफ़ा कि आपने जो लिखा था क्या लिखा है। तो आप में से जो है अगर उसमें से रट्टा लगाया है, हालांकि ज़्यादा का नहीं हुआ, कितने लोग जो है वो आप में से जो है वो उसको एज इट इज़ जो है वो राइट कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस आंसर को, या पाकिस्तान स्टडी की किसी एक पर्टिकुलर आंसर को। तो आप में से जो है वो अगर किसी का जवाब है कि यस हम अभी भी राइट कर सकते हैं एज इट इज़ जो रेक्टिफिकेशन था,
और तीसरे जगह नो यानी 0, नहीं अब हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने रट्टा लगाया था। तो आपने इस तरीके से आंसर देना 1 एंड 0। 1 का मतलब होगा कि आप अभी भी इससे मतलब रेक्टिफिकेशन की एक्सपर्ट है कि अभी भी बगैर देखे अभी दिए जाए। और 0 का मतलब होगा नहीं, आपको फिर रिवाइज करना पड़ेगा अगर आपने रट्टा लगाया तो। सही है, तो जितने भी आंसर आए इससे ये अच्छी बात है कि जो आंसर दे रहे हैं वो समझ भी रहे बात। सही है। और जो कंफ्यूजन मुझे लग रही है इस क्वेश्चन में वो यही लग रही है, बहुत सारी बात नहीं ये समझ रहा है कि जब हम रट्टा लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं कुछ नहीं। सही है। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमें जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 0 देते 0 का मतलब होगा कि हाँ जी हम उसको रिवाइज दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब देखें इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है वो खुद ही रिवीजन में बात आ जाएगी कि रट्टा जो है वो हमें भूला देता है और नॉलेज नहीं खिलाती। तो सिंपल सा रूल क्या है, रूल ये है कि अब आप इंटर के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ के आ चुके हैं, तो जो बात आपको बताई जाए वो आप ध्यान में रखें और उसको अपने अल्फाज में लिख लें। ये दो अगर आप इस चीज़ के माहिर हो गए फिर आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है कि बैठ के जो है वो याद करा नहीं। आपने समझा हुआ है बहुत अच्छी तरह, उसको जो है वो आप अपने वर्ड में राइट कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप जो है वो एक सब्जेक्ट किसी का एकदम से बिठा दीजिए आपको और वो सब्जेक्ट दे दीजिए क्योंकि आपने पूरा समझा हुआ है, आप बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। और अगर आपने जो रट्टा फिक्स से समझा हुआ है तो आप वहाँ पे आप उसी दौरान भूल जाएंगे। बहरहाल यूनिवर्सिटी की जो है एक मेन थीम होती है वो ये होती है कि छोटे छोटे पॉइंट नोट करना और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो उसको अच्छा मेमोरी में रखने का जो तरीका सिर्फ एक ही है। वो कहते तो ये है कि आप बादाम भी खाएं कुछ भी खाएं, लेकिन एक ही तरीका है। जैसे आज आपने कोई बात सुनी है सुबह में तो फिर आप क्या करें उसको जो है वो 5-6 बजे एक दफ़ा रिपीट करें जहन में, उसके बाद रात को सोते वक्त एक दफ़ा रिपीट करें और जब अब आप अगली सुबह उठेंगे तो वो खुद ही रिपीट हो जाएगी। तो वो बन गई आपकी नॉलेज, यानी अब आपको कोई भुला नहीं सकता। सही है। वो वाली बात को जो आपने ये किया था कि आपने पहले समझी थी क्लास में, फिर आपने एक दफ़ा जब शाम में देखा उसको, फिर उसके बाद जो आपने रात में देखा और दूसरे दिन एक दफ़ा रिवाइज कर लिया, वो बन गई आपकी नॉलेज। तो ये है नॉलेज बनाने का तरीका। और वो अगर आपकी नॉलेज बन गई तो अब आपने क्या करना है, पेपर आ गया, पेपर में क्वेश्चन भी आ गया, आपका तो जहन में थी वो वाली बात ना, और आपने उसको रिवाइज करके ठीक है यानी 2-3 दफ़ा करके उसको नॉलेज भी बना लिया था। तो अब आप बहुत इजीली जो है वो उसका जो है वो आंसर दे सकेंगे। जो मेरे पास से एग्री करते हैं वो 1 लिखते हैं, जो नहीं करते वो 0 लिखते हैं। ठीक है। तो ये की होती है आप यूनिवर्सिटी के अंदर है तो आप जो है वो लेकिन जहाँ तक अटेंडेंस का मसला है, अभी हमारा दूसरा सेशन है तो अटेंडेंस जो है वो मैं कॉल करूँगा, अभी नहीं किया मैंने। ठीक है। और अच्छा अब जो है वो हम इसकी बात करते हैं कि स्टोरेज क्या है। अब स्टोरेज की बात कर लेते हैं। स्टोरेज बेसिकली है क्या। स्टोरेज का मतलब ये कैपेबिलिटी और किसी मशीन में नहीं थी पहले। स्टोर नहीं करता था पहले, क्या था टाइपराइटर था, टाइपराइटर से टाइप करते थे, एक पेज पे जो आउटपुट आ जाता था मैक्सिमम आप जो है उसकी कार्बन कॉपी से 2 पेजेस के ऊपर ले जाते थे उसको। लेकिन एक सीवी हमने बनवाया तो उसके बाद वो दूसरा था वो भी यूज़ कर लिया है, जबकि आपके ध्यान में ये भी होना चाहिए कि फूड स्टेट मशीन भी जो टाइपराइटर के बाद आया। तो फूड स्टेट मशीन कोई है नहीं उस वक्त, खाली टाइपराइटर है। टाइपराइटर के अंदर कोई स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है तो आप उसको सेव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जितनी दफ़ा भी आपको चाहिए होगा, चले 2 में तो हो जाएगा काम, लेकिन अगर आपको 20 जगह अपना सीवी देना होगा या भेजना होगा तो फिर वो जो है ना आपके पास 20 दफ़ा उसको जो है टाइप करना पड़ेगा। सही है। या 20 समझने की एक कार्बन कॉपी होती है तो एटलीस्ट 10 टाइम्स जो है उसको आपने दोबारा रीटाइप करना पड़ेगा। और रीटाइपिंग में सबसे बड़ा इशू ये होता है
कि आपके पास जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, यानी आपका सीवी कुछ होता है, बन कुछ जाता है। हाँ हेलो, आवाज़ सही है मेरी? वन लिख दें, वन लिख दें अगर आ रही है आवाज़ सही। अच्छा अगेन मैं बोल रहा था, कभी कभी मेरे पास भी नेट वगैरह का इश्यू आ जाता है ना, तो आवाज़ जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। अब एक बच्चे ने मुझे बता दिया कि आपकी आवाज़ जो है वो हो रही है, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा देखा रिकनेक्ट करके, तो अब कनेक्टिविटी सही हो गई। ऐसे आप इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन में मुझे नहीं होता, उस एंड पे मैं नहीं बैठा हुआ आपके पास कि आपको कैसी आवाज़ जो है वो बीप भी आ रही है। चलिए मैं देखता हूँ, ये बीप का मतलब ये होता है, मैं असल में टोटली जो है चार्जर बेस यूज़ कर रहा होता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जिंग जो है वो एंड की तरफ जा रही होती है, तो वैसे तो मैक्सिमम कोशिश होती है फुल चार्ज हो जाए, लेकिन बीप का ये मतलब होता है कि आप ज़रा चेक कर लें, 1 मिनट है। ठीक है, आप बताइए। ओके। ओके, साउंड का पूछो मैं। ओके, चलो सही है। अच्छा यार, अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये कह रहा था कि ये स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है ना, ये टाइपराइटर वगैरह, फिर क्या हुआ, फिर फोटो स्टेट तो आ गया, लेकिन अगेन वही बात है, क्या हुआ स्टोरेज तो। कंप्यूटर की जो मेन पावर थी वो थी स्टोरेज। शुरू से डेटा जब से बना वो स्टोर होते चला जाता था। अब हुआ ये इंटरनेट आया, तो इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी जो डेटा पड़ा था जगह जगह, वो कंबाइन हुआ, उसके बाद वो सर्चिंग में आ जाता है। उसके बेस पे आप असाइनमेंट वगैरह भी देख लेते हैं, हेल्प आउट ले लेते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है फिर ये ऑटोमेटिकली पड़ी। तो अब अगर मैं बोलूँ फेसबुक हमें कैसे रिकॉग्नाइज करता है जब हम लॉग इन हो रहे होते हैं, या हमारे पास जो है वो जीमेल कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा कि वो जो है उनके पास डेटाबेस होती है, उसमें वो अपना हमारा नेम और पासवर्ड सेव कर लेते हैं। और जब हम दोबारा लॉग इन हो रहे होते हैं तो वो मैच करते हैं, अगर मिल जाता है तो वो बोल देते हैं ठीक है, आप अपने पेज पे चले जाएं, वरना फिर वो जो है जाने नहीं देते। तो डेटाबेस एक्चुअली क्या है, एक स्टोरेज फाइल होती है जिसके अंदर जो है वो आपके पास डेटा जो सेव हो रहा होता है आपकी एप्लीकेशन के लिहाज से। तो अब जो है वो आप टू लिख के बता दीजिए, जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं। डेटाबेस के हवाले से मैंने बताया कि वो सेव कर लेते हैं ना डेटा, फेसबुक की और ईमेल की एग्जाम्पल भी दे दी। ठीक है, अच्छा। अब जो है वो मैं इसकी जिक्र करूँगा कि ये जो है एक हमारे पास सिंपल है तो फिगर, लेकिन इसके अंदर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सही है। एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि इसका जो पार्ट्स हैं, ये सही है, ये वो आपके पास जनरल पार्ट्स हैं जो कि आपने और क्लासेस के अंदर भी देखे हुए होंगे, लेकिन और कुछ ना कुछ इनके बारे में आपको जो है वो पता भी होगा। लेकिन हम जो है यहाँ पे डिटेल से थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं, इंटरनल जो भी वर्किंग होती है, इंटरनल जो भी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के अंदर क्या स्टेप्स होती हैं, कोई आपके पास ऑपरेशन है, उसको मतलब ये कि परफॉर्म करने की क्या क्या स्टेजेस हो रही होती है, प्लस ये कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है उनकी क्या वर्किंग होती है। उसके अलावा आप इसमें अभी आप देखेंगे कि बूट प्रोसेस भी क्या होता है, प्लस ये कि बूट प्रोसेस के साथ साथ वही एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। सही है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे अभी, और बहुत सारे हार्डवेयर के भी पार्ट्स अभी हम देखेंगे। हार्डवेयर से वो पार्ट जो कि नॉर्मली एक स्टूडेंट्स को जो है वो इस हवाले से नो हाउ होनी चाहिए। तो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो सिंपल सा है। उसमें ऑटोमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है, और आपके पास रजिस्टर है। तो ये तीन जो कंपोनेंट है प्रोसेसर के अंदर होते हैं,
जो इसकी जो है बाउंड्री के बारे में बता रही। एक अर्थमेटिकल यूनिट होता है, एएलयू होता है। एक जो है वो रजिस्टर होते हैं, जो कि मेमोरी होती है आपके पास, प्रोसेसर की मेमोरी होती है। और कंट्रोल यूनिट का क्या मतलब, वो पार्ट जो कि एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। तो ये वाले जो पार्ट है ना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसमें जो है एक एक और पार्ट होता है, वो होता है मेन मेन मेमोरी का ना, जिसको आप जो है रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है उसके अंदर करंट जो भी प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं, तो वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट सेशन में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इस बात को रिपीट करता हूँ। आप ओके के लिए वन लिख दीजिए। ठीक है, हम लोग जो है वो 10:30 to 10:35 इसके दरमियान आ जाएंगे। सही है, क्योंकि आपका जूम का मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है।